नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा अध्ययन का विषय है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के 3 सम्राटों में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान सम्राट था और यही कारण है कि वह अपने समय में किए गए नवीन प्रयोगों के लिए इतिहास में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद फरवरी 1325 में सिंहासन पर बैठा। उसका वास्तविक नाम जूना खां था और सिंहासनारूढ़ होते ही या गद्दी पर बैठते ही उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा गया। उसका राज्याभिषेक तुगलकाबाद में हुआ या उसको तुगलकाबाद में सुल्तान घोषित किया गया। साधारणतः उसे मोहम्मद बिन तुगलक ना कहकर मोहम्मद तुगलक ही कहा जाता है। अपने सिंहासनारूढ़ होने या सुल्तान घोषित होने के जो 40 दिन बाद उसने दिल्ली में प्रवेश किया और शाही महल में प्राचीन सुल्तानों के सिंहासन पर वह बैठा। सुल्तान के दिल्ली में प्रवेश के समय जश्न मनाए गए और सुल्तान के आदेशों से गलियों मोहल्लों में सोना लुटाया गया, जैसा कि उस समय की परंपरा थी कि सुल्तान जनता का समर्थन जुटाने के लिए धन दान में दिया करता था। यद्यपि इस बात में विद्वानों में मतभेद है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उसके पिता की मृत्यु में कोई हाथ था अथवा नहीं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जिस तरह से विरोध शासक बनने का नहीं हुआ या सुल्तान बनने का विरोध उसका नहीं हुआ, उसके आधार पर यह माना जाता है कि उसका पिता की मृत्यु में मोहम्मद बिन तुगलक का कोई हाथ नहीं रहा होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक के बादशाह बनने का विरोध अवश्य होता। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में एक विवादास्पद शासक के रूप में जाना जाता है, जहाँ एक और उसे प्रगाढ़ पंडित कहा जाता है और सूझबूझ योग्यता बुद्धिमत्ता दानशीलता उच्च कोटि के गुणों का धनी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर उसे पागल आदर्शवादी स्वप्नदर्शी रक्त पिपासु माना जाता है। खैर, इस बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो विषय है मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाएं। शासक बनने के पश्चात मोहम्मद तुगलक ने कुछ योजनाएं शुरू की। आज हम उन्हीं योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक को नवीन सुधार लागू करने और नवीन योजनाएं बनाने का शौक था। इन सुधारों और योजनाओं के द्वारा वह प्रजा की समृद्धि में वृद्धि करना चाहता था। सुल्तान सल्तनत की नींव सुदृढ़ करना और स्वयं को इन महान शासक के रूप में प्रकट करना चाहता था, पर दुर्भाग्यवश या भाग्यवश उसकी योजनाओं में व्यवहारिकता की कमी, प्राकृतिक प्रकोप, प्रशासन तंत्र की शिथिलता, अमीरों का असहयोग आदि कुछ ऐसे लैकुना थे जिनके कारण उसकी योजनाएं असफल सिद्ध हुई। यह मोहम्मद तुगलक का दुर्भाग्य ही था कि उस जैसे प्रतिभाशाली, ज्ञानवान और अनुभवी शासक को महान होने के बदले पागल की संज्ञा से विभूषित होना पड़ा। सुल्तान ने प्रशासकीय, आर्थिक और सैनिक सभी क्षेत्रों में नवीन या बिना प्रयोग किए, पर उसके भाग्य में यश नहीं था। यही कारण था कि उसकी योजनाएं अंततः असफल सिद्ध हुईं और इन सब का दोष योग्य होते हुए भी सुल्तान के सर पे मढ़ दिया गया। मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाओं में पहली योजना थी दोआब में कर की वृद्धि। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की शुरुआत में ही
नदी प्रदेश में कर वृद्धि संबंधी और अन्य कार्यों की कुछ विस्तृत समीक्षा करना आवश्यक है। इस प्रदेश के वर्णन में तिथियों का अभाव है, तथापि घटना को सीक्वेंस के संबंध में अवश्य स्थापित किया जा सकता है। सुल्तान ने शासन के प्रारंभ में ही राजकोष की आय में वृद्धि करने के लिए दोआब अथवा नदी प्रदेश में मालगुजारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह प्रदेश केंद्र के लिए ही सुरक्षित था। मोहम्मद तुगलक जब गद्दी पर बैठा, उसके पूर्व जो घटनाएं घटी उसके परिणाम स्वरूप राजकोष कम हो गया था और तत्कालीन आवश्यकताओं जैसे साम्राज्य विस्तार, मंगोल आक्रमण का भय, सुव्यवस्था बनाने के लिए और सुल्तान की दानप्रियता के कारण सुल्तान को राजकोष में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई और सुल्तान ने शासन के प्रारंभ में ही आय वृद्धि करने के लिए दोआब अथवा नदी प्रदेश में मालगुजारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह राज्य के लिए सुरक्षित प्रदेश था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कर वृद्धि संबंधित योजना और उसके कुपरिणामों का वर्णन बर्नी ने अपनी अलंकारिक भाषा में किया है। इसका वर्णन करते हुए बर्नी कहता है कि राजकोष में अत्यधिक वृद्धि की गई और ये योजना थी जिसके कारण सुल्तान की लोकप्रियता में भी कमी आई। और बर्नी कहता है कि कृषि पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट हो गई, वहाँ की जनता जो थी वो जंगलों में भाग गई। इस तरह से बहुत ही अलंकारिक वर्णन बर्नी के द्वारा इस योजना का किया गया है। लेकिन हम अगर संक्षिप्त रूप से देखें तो बर्नी के अनुसार ये जो कर वृद्धि की गई थी, हालांकि अलग अलग विद्वानों ने कर वृद्धि की दर अलग अलग बताई है। अगर हम बर्नी की बात करें तो बर्नी के अनुसार भूमि कर में वृद्धि 10 या 20 गुना कर दी गई थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार ये केवल दुगनी या दुगनी से कुछ अधिक ही रही होगी। फरिश्ता लिखता है कि भूमि कर में 3 या 4 गुना से अधिक वृद्धि नहीं की गई थी। इसी तरह आधुनिक विद्वान गॉर्डन ब्राउन के अनुसार वृद्धि बहुत साधारण थी, ज़्यादा या अत्यधिक वृद्धि नहीं की गई थी। इसी तरह से डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव या ए एल श्रीवास्तव बताते हैं कि सुल्तान ने 10% कर वृद्धि करना चाहता था और इसके लिए वे भूमि कर के अतिरिक्त मकान व चारागाह आदि पर कर बढ़ाना चाहता था, जबकि मॉडलैंड बर्नी के शब्द 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना को अलंकारिक या लाक्षणिक मानते हैं और वह कहते हैं कि इसका अर्थ हमें अत्यधिक कर वृद्धि से लेना चाहिए। इस प्रकार कर वृद्धि की दर अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उनमें समकालीन विद्वान भी हैं और आधुनिक विद्वान भी हैं, अलग अलग ली जाती है, लेकिन इस बात पर सब सहमत हैं कि कर वृद्धि दुगनी या उससे अधिक ही की गई होगी। योजना लागू की गई और योजना के समय क्या परिस्थिति रही। परिस्थिति ये थी कि यह मोहम्मद तुगलक का दुर्भाग्य था कि जिस साल कर में वृद्धि की गई उस साल और लगातार अगले कई वर्षों तक अकाल पड़ गया। दोआब का क्षेत्र जहाँ पर 2-3 या 3-4 फसलें हुआ करती थी, वहाँ उस वर्ष कोई फसल नहीं हुई। करों को भी सम्राट की आज्ञा के अनुसार या सुल्तान की आज्ञा के अनुसार कठोरता से वसूल किया गया और किसानों की दशा इतनी शोचनीय हो गई कि वे खेती छोड़कर जंगलों की ओर भाग गए। क्योंकि किसानों में लगान देने की शक्ति नहीं रही, अतः वे विद्रोही भी हो गए। इस पर राजधानी परिवर्तन से उनकी दशा और भी शोचनीय हो गई, क्योंकि अब वे उस लाभप्रद बाजार से वंचित हो गए जहां वे अपनी अतिरिक्त उत्पादन को या अतिरिक्त फसल को या अतिरिक्त उत्पाद को बेचने के रूप में बेच सकते थे। और ऐसी परिस्थितियों में
उनके लिए थोड़ा रिलीफर का काम या रिलीफर का कारण हो सकता था। बाजार के अभाव में अधिक अनाज उत्पन्न करने पर भी लाभ की गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने कम भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम यह निकला कि राजकोष को बढ़ाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी, उस योजना ने राष्ट्रकोष को पहले से भी कम कर दिया। बर्नी के अनुसार पहले से 1000वें भाग पर ही भी खेती नहीं हो रही थी और इसके ऊपर सुल्तान के कठोरता से कर वसूलने के आदेश ने कोड में खाच का काम किया और किसान विद्रोही हो गए। अतः सुल्तान का एक कदम असफल रहा। जब सुल्तान को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसने सुधार के लिए कदम उठाए और कर समाप्त कर दिए। पैदावार बढ़ाने की कोशिश भी की गई, कृषि के पुनर्गठन का काम किया गया, तकाबी ऋण भी दिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से उस वर्ष भी वर्षा नहीं हुई और सुल्तान के सारे जो प्रयत्न थे वो मिट्टी में मिल गए। सुल्तान ने वर्ष तक प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी दोआब पहले की भांति हरा भरा नहीं हो सका। इस प्रकार सुल्तान की दोआब में कर वृद्धि की योजना लगभग असफल हो गई और इस योजना को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग ढंग से व्याख्यानित किया गया है या बताया गया है। सभी विद्वानों के विवरण को या सभी विद्वानों के विवेचना को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ये कि क्या सुल्तान की योजना मूर्खतापूर्ण थी, इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, और इसके साथ ही हम इस बारे में बात करेंगे कि सुल्तान की योजना की असफलता के क्या कारण रहे। ये बातें हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।